मैंने कहा कि दो तरह की परंपरा है, एक शास्त्र स्मृति की परंपरा, शास्त्र की परंपरा, और एक विवेक की परंपरा। बुद्ध विवेक की परंपरा के पक्षधर है, महावीर विवेक परंपरा के पक्षधर है, विवेकानंद दयानंद विवेकवाद परंपरा के पक्षधर है। और जो कोई भी विवेक के साथ चलेगा वही व्यक्ति सत्य का संदेश लोगों तक पहुंचा सकता है। परंपरा की बातें करने वाला व्यक्ति, शास्त्र पुराण के गर्भ में घुस करके केवल शास्त्रों की दुहाई देने वाला व्यक्ति वो सत्संग नहीं कर सकता, सत्य की बात कह ही नहीं सकता, तो सत्य का संग कैसे करेगा वो। इसके लिए कहानी हम लोग कहा करते हैं कि एक व्यक्ति दिल्ली पंजाब में कमा रहा था, 1-2 बरस से वो लौट करके नहीं आया। उसकी पत्नी इधर से चिट्ठी लिख के भेजती थी कि घर आ जाइए, बच्चे सब परेशान करते हैं, दूध वाला पैसा मांगता है, ट्यूशन वाला पैसा मांगता है, कपड़ा लत्ता भी फट गया है, जल्दी से आइए। तो 1 बार चिट्ठी भेजे, 2 बार भेजा, 4 बार भेजा, 5 बार जब पत्नी के द्वारा चिट्ठी भेजी गई और उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो 6ठा चिट्ठी पत्नी बढ़िया से लिख करके और अंत में लिख दिया कि इतना चिट्ठी लिख करके भेज रहे हैं, तुम नहीं आ रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हारे रहते हुए भी हम विधवा हो गए। लिख करके भेजा, तो गुस्सा में लिख के भेजा। और वहां गया, वो पढ़ा लिखा नहीं था वो आदमी। एक पढ़े लिखे आदमी को बुलाया, किधर आओ, देखो मेरी पत्नी का चिट्ठी आया है, थोड़ा सा पढ़ के सुना दो। पढ़ के सुनाने लगा, पढ़ते 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 सारी बात सुनाया। लास्ट वाला पंक्ति सुना, तुम्हारी पत्नी लिखी है कि मैं विधवा हो गई हूं। तो बेचारा छाती पीट पीट करके रोना शुरू कर दिया, खूब चिल्ला चिल्ला के रोवे। लोग कहे कि क्या हुआ, इधर सुनिए। अरे आप क्या चुप कर रहे, मेरी पत्नी विधवा हो गई। लोग कहे कैसा पागल आदमी है। अरे पत्नी विधवा तब होती है जब पति मर जाता है, और जब तुम यहां पर जिंदा हो तो तुम्हारी पत्नी विधवा हुई कैसे? तो आप कहेंगे हम आपका बात मानेंगे? अरे नहीं विश्वास होता तो आप देखिए, मेरी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी है, चिट्ठी में लिखा है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। कितना भी लोग यकीन दिलाने की कोशिश करें, विधवा तब होती है जब पति मरता। तुम हो, तुम खुद उसका पति हो, तो तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? नहीं, आपको विश्वास नहीं होता, नहीं विश्वास है, लिखल का है, देख लीजिए, प्रमाण है, मेरी पत्नी विधवा हो गई। ना समझी के अभाव में, विवेक और विचार और चिंतन के अभाव में हम हमेशा लिखी लिखाई बात बहुत ज्यादा करते हैं, उस चीज के गर्भ में जाने की कोशिश नहीं करते। धर्म के नाम पर कथाकारों ने कथा बना 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 करके इतना उल्टा सीधा कहा है कि उस कथा से लोग सत्य के मंच पे बैठ करके असत्य की बात करता है, धर्म के मंच पर बैठ करके वो अधर्म की बात करता है। मूल रूप से मैं कहना यह चाहता, भगवान बुद्ध इसलिए कहा करते थे, भगवान बुद्ध का कहना था शास्त्रों की तरफ देखो मत, शास्त्र तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, कथा कहानी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार जब भी करेगा अपना आत्मचिंतन तुम्हारा उद्धार करेगा। भगवान बुद्ध इसलिए कहा करते थे कि हे लोगों, यदि किसी ने तुम्हारे शरीर में एक बाण मार दिया, तीर मार दिया है, तो तुम बताओ, यदि तुम उस तीर मारने वाले का पता पूछते हो, यदि तीर मारने वाले के जाति धर्म पूछते हो, यदि तीर मारने वाला किस जगह का रहने वाला, कौन जिला का, कौन नगर का, कौन गांव का, कौन वार्ड का रहने वाला है, इसके खबर में उलझे रहते हो और अपना इलाज नहीं करवाते हो, तो उसका पता खबर लेते लेते, उसका खानदान का खबर पूछते पूछते तुम हो सकता मर भी जाओ। तो यदि तुम्हारे शरीर में किसी ने तीर चुभो दिया है, तीर चुभाने वाला भाग गया है मार करके, तो सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है? उसके पीछे दौड़ना, उसका खानदान का पता लगाना, तीर कौन लोहार के यहां बना था इसका खबर लेना, न तीर वाले का पता लगाना, न तीर की खबर करना, मारने वाला किस जाति वर्ण धर्म का था इसका पता लगाना नहीं, बल्कि सबसे पहला कर्तव्य यह होता है कि तीर यदि मेरे सीने में चुभ गया है और तीर चुभा करके कोई भाग गया है,
तो उसका पता बाद में लगाया जाएगा, समय मिले वक्त मिले तब। सबसे पहला कर्तव्य है कि उस घाव का, उस दर्द का इलाज करवाओ। उसी तरह से भगवान बुद्ध का यह कथन है कि उसी तरह से हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन में दुख का तीर लगा हुआ है, तुम्हारे जीवन में पीड़ा की तीर लगी हुई है, तुम्हारे जीवन में जन्म मरण के रोग, भव दुख का रोग का तीर लगा हुआ है। सबसे पहला काम यह मत करो कि फलना क्या कहता है, चिल्ला क्या कहता है, वेद क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, ये क्या कहता है, मंदिर क्या कहता है, मस्जिद क्या, ये मत सोचो। सबसे पहला काम सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो दुख का तीर लगा हुआ है उसका इलाज कैसे हो सकता है। तुम्हारे जीवन में जो आवागमन का पीड़ा चुभा हुआ है उसका इलाज कैसे हो सकता है। तुम्हारे जीवन में जो नाना प्रकार के कष्टों का तीर चुभ रहा है उसका इलाज कैसे हो सकता है, इसका चिंतन करो। और उसका चिंतन करने पर एक ही चीज नजर आएगा कि राम की कथा सुनते सुनते हमारे जीवन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन राम की कथा सुन करके हमारे जीवन की व्यथा का अंत नहीं हो सकता है। हमें अपने जीवन की व्यथा का अंत करना है तो अपना ही कथा हमें सुनना और पढ़ना होगा। कृष्ण की कथा वो कृष्ण के लिए कारगर हो सकता है, राम की कथा राम के लिए कारगर हो सकता है। राम की कथा से हमको क्या लेना देना है? आपकी पत्नी को किसी ने चुराया है क्या? नहीं चुराया है, तो वो उसको ढूंढने का क्या उपाय हो सकता है, तो उससे आपको क्या लेना देना है? रावण को जाकर के उसने मार दिया, उससे उसके मारने या न मारने से आपका क्या लेना देना है? आपके जीवन की समस्या का निदान आपकी कथा करेगा, और वो उसके लिए केवल और केवल आप अपने मन को रामायण को पढ़िए कि न पढ़िए, गीता को पढ़िए कि न पढ़िए, वेद को पढ़िए कि न पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए कि न पढ़िए, सत्संग स्थल पर आने के बाद अपने अंतर में उतर करके केवल अपने अंतःकरण को पढ़ना शुरू कीजिए। और जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को पढ़ना शुरू करेगा, इसी अंतःकरण में राम भी है, रावण भी है, कृष्ण भी है और कंस भी है, भगवान भी है और शैतान भी है। उस शैतान को मारने की कोशिश कीजिए और भगवान तत्व को उद्घाटित करने की कोशिश कीजिए। रावण को पराजित कीजिए और राम को विजयी बनाइए, क्योंकि भीतर में दोनों का द्वंद्व चल रहा है। महाभारत के मैदान में महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन आपके हृदय में कौरव और पांडव दोनों पक्ष खड़े अनादिकाल से लड़ाई लड़ रहा है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति को उस महाभारत में धर्म को जिताना है और अधर्म को हराना है, पुण्य को जिताना है, पाप को हराना है। और ये प्रत्येक व्यक्ति का महाभारत अलग अलग है, उस सबको अपने अपने तरीके से लड़ना होगा। अपनी समस्या, क्योंकि सबकी समस्या अलग अलग है, और किसी दूसरे की समस्या दूसरे के समस्या में घुसाएंगे तो किसी का समाधान नहीं होगा। कहा कैसे? एक उदाहरण सुनो। 2 विद्यार्थी था और दोनों विद्यार्थी चला गया परीक्षा देने, इंटरव्यू वाला परीक्षा था। इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति था बड़ा तेज था, इंटरव्यू लेगा तो तेज तो होगा ही, बड़ा पदाधिकारी था। वो गया, पहला विद्यार्थी गया उसके पास, उससे पूछा कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। पहला इंटरव्यू लेता, ध्यान से सुनिए, पहला इंटरव्यू लेता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। संजोग से उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा बिल्कुल सही है, चलो एक प्रश्न तुम्हारा सही हुआ। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी हाल में कहां से आए हैं? तुरंत यात्रा करके हाल फिलहाल में कहां से आए हैं? उसने कहा अमेरिका से। ये भी बात सही था, टिक मार दिया, कहा चलो एकदम बिल्कुल सही। उसके बाद पूछा कि हमारे देश की आजादी कब हुई? वो व्यक्ति कहता, बच्चा पढ़ा लिखा था, तेज तर्रार था वो। उसने कहा कि 1857 में आजादी की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 1947 में जाके सफलता मिली। ये भी बात सही थी, टिक मार दिया, कहा एकदम बिल्कुल सही, नौकरी तुम्हारी हो जाएगी। तीसरा बात पूछा कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है? तो उसने कहा कि पृथ्वी, कुछ लोग कहता है कि गोल भी है और कुछ लोग कहता है कि चिपटी भी है। तो कहा अच्छा चलो ये भी सही है, उस पर भी टिक मार दिया। तीसरा बार पूछते हैं उसको, इस देश को आजाद करवाने में कितने लोग शहीद हुए?
कितने लोगों की लागत लगी है देश को आजाद करवाने का, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। कितने लोग लगे हैं, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। मूल गणना नहीं हो पाई कि एक थे कि एक, कोई एक भी कहता है, कोई 1000 भी कहता है। मूल गणना कितनी है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। जिस रोज होगा तो बता देंगे। ये सारा चीज एकदम कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, तुम्हारी नौकरी एकदम पक्की हो गई, तुम जाओ, दूसरा कोई कैंडिडेट है तो उसको भेजो। ध्यान से सुनिए। वह व्यक्ति खुशी खुशी बाहर निकला। दूसरा वाला विद्यार्थी जो वहां इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था, वो इसको मुस्कुराते हुए देखा, कहा कि वाह भाई तू तो बाजी मार लिया। कहा हाँ भाई बाजी तो सही में मार ली, एकदम सारा जवाब हम सही दे करके आए हैं। तो कहा कि तुम क्या जवाब दिए हमको भी बताओ ना, हम भी वही जवाब दे देंगे, हो जाएगा। वो जवाब सुन करके उसको एक एक करके क्वेश्चन आंसर बता ही रहा था कि तब तक में घंटी बज गई कि जल्दी आइए। वो विद्यार्थी कहता देखो अब प्रश्न और उत्तर दोनों बताओगे तो घंटी बज गई, हमको जल्दी जाना है। तो प्रश्न क्या है ये नहीं बताओ, उत्तर क्या क्या देना वो केवल बताओ। प्रश्न पूछेगा हम 1 नंबर का ये उत्तर, 2 नंबर का ये उत्तर, 3 नंबर का ये उत्तर देते चले जाएंगे। तुम जैसे पास किया हम भी पास कर जाएंगे। तो हड़बड़ी में बताया कि पहला प्रश्न जब पूछेगा तो उसका जवाब हम दिए अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1 नंबर का जवाब अटल बिहारी वाजपेयी, 2 नंबर का जवाब कहां से आया है, अमेरिका से, 2 नंबर का जवाब अमेरिका से, 3 नंबर का जवाब पृथ्वी कैसी है, गोल है कि चपटी। तो ये कह देना कि कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहता है चिपटी है। तीसरा भारत देश आजाद कब हुआ, तो प्रश्न नहीं बता रहा है, उसका केवल उत्तर बता रहा है कि 1857 में प्रक्रिया शुरू हुई, 1947 में संपन्न हुई, जाकर के सफलता मिली। और चौथा कि देश को आजाद करवाने में कितने लोग लगे हैं, कुछ लोग 1 कहते हैं, कुछ 1000 कहते हैं, बाकी पता नहीं है कि कितने लगे हैं। ये सारे उत्तर बता करके उत्तर को कंठस्थ कर लिया 2 मिनट में दोहरा करके। अब फट से जाकर के रूम में घुसा, वहां बैठा। वहां बैठने के बाद जब गया तो मन में, तब तक वो बेचारा कॉपी कलम सरिया रहा इंटरव्यू लेने वाला, और ये मन ही मन उत्तर को दोहरा रहा है। पहला का अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे का अमेरिका से, तीसरे का कुछ लोग कहता है गोल है, कुछ लोग कहता है चपटी है, चौथे का 1857 से 1947 दोहरा रहा है। कुछ 1 कहता है, कुछ 1000, बाकी कितनी संख्या लगी पता नहीं। ये दोहरा रहा अपने माइंड में, उसको रिवीजन कर रहा है। इंटरव्यू वाला कॉपी कलम सही करके उसके बाद पूछता है। सोचा कि उसके बुद्धि को देख के, तो जांचने वाला आदमी तो दिन रात आदमी को देखता तो पता होता है, तो आदमी को समझा था कि थोड़ा तेज तर्रार है, लेकिन इसके थोड़ा मानसिकता को देख के लगा कि थोड़ा अनपढ़, कम पढ़ा लिखा है, इसलिए इससे बड़ा कोई ज्यादा कठोर प्रश्न, भारी प्रश्न न पूछा जाए। ये मानसिकता बना करके इंटरव्यू लेने वाला कहता तुम्हारा नाम क्या है। रटता था क्या रट के आया था, कहता तुम्हारा नाम क्या है, हड़बड़ा के कहता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरव्यू लेने वाला का अच्छा तो ये प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे हो क्या। का फिर से बोलो क्या नाम है, का अटल बिहारी वाजपेयी। माथा खखोरने लगा। उसको देख के कह रहे तुम कहां से आए हो। दूसरा का क्या रटा था, अमेरिका से। केवल उत्तर रट लिया, प्रश्न क्या है ये खबर नहीं है। वो प्रश्न दूसरे का था, वो उत्तर भी दूसरे का था। तुम्हारे पास जब कोई इंटरव्यू लेने के लिए आएगा, तुम्हारे सामने परिस्थिति कुछ अलग होगी, समस्या कुछ अलग होगी, तो तुम्हारा इंटरव्यू अलग होगा। तुम्हारे जीवन की समस्या अलग होगी तो तुम्हारे जीवन का समाधान भी अलग होगा। समस्या तुम्हारी और समाधान राम के जीवन में, त्रेता युग में तुम खोज रहे हो। समस्या भी 2020 की है और तुम द्वापर में समाधान ढूंढ रहे हो। द्वापर की परिस्थिति कुछ सोच रही होगी, उस समय राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है। कितना जमाना बदल गया, कितनी स्थिति बदल गई, कितना धारा बदल गया, कितने कानून बदल गए, कितने नियम बदल गए, ये तुम जानते हो। उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, रटाया दोहराया उधर से अटल बिहारी वाजपेयी। उसको लगा कि बड़ा छिटखोपड़ी आदमी, कहां से आया है जी,
कहे अमेरिका से। तीसरा बात कहता तुम्हारी बुद्धि कैसी है, तो तीसरा का जवाब देता है कुछ लोग कहते गोल है, कुछ लोग कहते चपटी है। इंटरव्यू लेने वाला सोचता बड़ा गजब आदमी है। तुम्हारा जन्म कब हुआ रे? साधारण प्रश्न, तुम्हारा जन्म कब हुआ? कहता 1857 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, 1947 में सफलता मिली। इंटरव्यू लेने वाला पूरा गुस्सा गया, बेवकूफ कहेगा तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कैसे 1 2 हो तो बताओ, कितने लोग लगे हैं इसका मुझे भी पता नहीं। एक दो हो तो बताओ नाम क्या क्या हो सके हैं कि गणना नहीं हो सकती, इसलिए मेरा बाप का नाम क्या कैसे बताओ। कहने का ये अर्थ है जो केवल परिस्थिति स्थिति का विचार किए बिना दूसरे का उत्तर अपना उत्तर बनाना चाहता है, दूसरे के समाधान को अपना समाधान बनाना चाहता है, कभी तालमेल खाएगा? प्रधानमंत्री का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, तुम उसका उत्तर रट लिए, अब प्रश्न यहां बदल गया कि तुम्हारा क्या नाम है, वहां उत्तर दे रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी का। पृथ्वी गोल है कि चपटी है वो उसका प्रश्न था, ये तुम्हारा प्रश्न है कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है, और उत्तर दे रहे हो कि कुछ लोग कहता गोल है, कुछ लोग कहता चपटी है। कैसे होगा?